नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं परीक्षावाणी रिवीजन सीरीज का अगला भाग, जिसके अंतर्गत हम उत्तराखंड में पर्यावरण और प्रदूषण से संबंधित टॉपिक को यहाँ पर कवर करेंगे। देखिए फ्रेंड, जिन्होंने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है, जहाँ पर हमने उत्तराखंड में जो साइंस से संबंधित तथ्य थे उनको कवर किया है या उनको पढ़ा है। और आज का जो टॉपिक होगा उसी का अगला भाग है पर्यावरण और प्रदूषण। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, ये टॉपिक शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं, जिन भी स्टूडेंट का UK SSSC का BDO, BPDO या पटवारी लेखपाल या फिर उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, उनके लिए हमने एक सीरीज़ शुरू करी है। परीक्षावाणी के साथ साथ आपको वो भी पढ़ना है, जिस सीरीज के अंतर्गत हम उत्तराखंड के ऐसे टॉपिकों को कवर करेंगे जो आम किताबों में देखने को नहीं मिलते हैं और एग्जाम में बार बार उनसे क्वेश्चन बनते रहते हैं, है ना, और गलत भी होते हैं। तो हमने इस सीरीज के अंतर्गत उन टॉपिकों को सेलेक्ट किया है जहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं और आगे भी बनेंगे। इसके लिए हमने सीरीज शुरू कर दी है और उसकी एक क्लास अपलोड भी कर दी है, तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी जब तक कि आपका BDO, BPDO या पुलिस कांस्टेबल या आने वाला क्लर्क है, इसके साथ साथ फॉरेस्ट गार्ड या सीजपाल है, जब तक ये सारे एग्जाम हो नहीं जाते तब तक हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। क्योंकि आयोग द्वारा हर बार कुछ क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जा रहे हैं जो टॉपिक हमने पढ़े नहीं हैं या फिर सामान्य किताबों में वो टॉपिक दिए नहीं गए हैं, तो इसलिए हमने ये सीरीज शुरू की है। आज की इस क्लास का पहला जो टॉपिक है पर्यावरण और प्रदूषण, इसके संबंध में हम यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। तो पहला पॉइंट है, प्रदेश में वायु गुणवत्ता नापने के लिए स्थापित किए गए हैं। यानी कि प्रदेश में जो एयर प्योरिटी है उसको नापने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा 4 केंद्र यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। एक तो देहरादून के अंदर है, हरिद्वार में है, नैनीताल और उधम सिंह नगर में स्थित है। तो पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना है, वायु गुणवत्ता मापन केंद्र कहाँ पर स्थापित है, तो देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर। और टोटल कितने हैं, तो 4 हैं। अगला क्वेश्चन है या अगला पॉइंट है, केंद्र द्वारा गोमुख से उत्तरकाशी तक भागीरथी के दोनों तटों पर 100 मीटर के क्षेत्र को 8 दिसंबर 2012 को घोषित किया गया। देखिए फ्रेंड, केंद्र द्वारा यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या भारत सरकार द्वारा गोमुख यानी कि जो गंगोत्री से आगे है वहाँ से लेकर उत्तरकाशी तक जो क्षेत्र है और वहाँ पर जो नदी बहती है भागीरथी नदी, तो उसके दोनों तटों पर 100 मीटर तक 2012 में क्या किया गया, तो इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। पर्यावरण की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, तो ये आपको याद रखना है। गोमुख से लेकर उत्तरकाशी तक इको सेंसिटिव जोन कब घोषित किया गया, तो 8 दिसंबर 2012 को। नेक्स्ट है, इको सेंसिटिव जोन घोषित होने के कारण 2 मेगावाट से अधिक की परियोजनाएं नहीं लगाई जा सकती हैं। तो गोमुख से लेकर उत्तरकाशी के मध्य यानी कि जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं तो वो 2 मेगावाट से अधिक की नहीं होनी चाहिए। उत्तरकाशी से गोमुख के बीच इससे छोटी हो सकती हैं, इससे बड़ी होंगी तो पर्यावरण को नुकसान होगा, है ना। तो आप लोग जानते हैं पर्यावरण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, देहरादून व उसके आसपास के क्षेत्र को 1996 यानी कि 1996 में घोषित किया गया। तो देहरादून और उसके आसपास का क्षेत्र 1996 में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, इको सेंसिटिव जोन में देहरादून को कब शामिल किया गया, तो 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ स्थित अस्कोट अभ्यारण्य क्षेत्र को 2021 में घोषित किया गया। पहला पॉइंट तो यही याद रखना है, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, तो ये अस्कोट पिथौरागढ़ के अंदर है। तो 2021 में इस वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन में शामिल किया गया। तो कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन में शामिल किया गया है, तो अस्कोट वन्यजीव विहार जो कि पिथौरागढ़ के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2012 से कॉर्बेट के बाहर सभी दिशाओं में 500 मीटर तक का क्षेत्र घोषित किया गया। तो साइलेंस जोन घोषित किया गया है, यानी कि इस क्षेत्र में कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं होनी चाहिए जिससे जो वहाँ पर जानवर हैं उनको परेशानी हो। तो 500 मीटर तक के क्षेत्र को घोषित किया गया है साइलेंस जोन। तो कब किया गया, अप्रैल 2012 में। अगला प्रश्न है, 2009 से वाहनों पर इको टैक्स लगाया जाता है। देखिए फ्रेंड, 2009 से वाहनों में इको टैक्स यानी कि पर्यावरण के लिए जो टैक्स है, वाहन से जो भी पॉल्यूशन होता है उस पर टैक्स लगाया गया है ताकि उस पैसे से फिर से पर्यावरण में सुधार किया जा सके। तो 2009 में मसूरी में इको टैक्स वसूला जाता है, ये भी आपको याद रखना है। मसूरी में वाहनों पर इको टैक्स कब से लगाया गया, तो 2009 से लगाया गया। नेक्स्ट है, उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई।
देखिए फ्रेंड, अगर उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करें तो ये देहरादून के अंदर स्थित है और 2001 में इसकी स्थापना यहाँ पर होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जैसे मैंने बताया है 2001 में इसकी स्थापना देहरादून के अंदर होती है और जो ये बोर्ड का मुख्यालय है या फिर इस मुख्यालय का जो भवन है उसका नाम है गौरा देवी पर्यावरण भवन। ये भी आपको याद रखना है। जो उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है इसके मुख्य भवन का नाम क्या है? तो गौरा देवी के नाम पर ये रखा गया है, क्योंकि जो गौरा देवी है सबसे पहले पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत इन्होंने 1974 में रैणी गांव चमोली से की थी। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमने भी पहले पढ़ाया है। अगला प्रश्न है, गंगा प्रदूषण निवारण हेतु केंद्र प्रायोजित गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हाथों वाराणसी में कब हुई? देखिए फ्रेंड, ये बात हो रही है गंगा एक्शन प्लान। तो गंगा एक्शन प्लान क्या था? गंगा नदी है उसमें सफाई करना या फिर उसकी सफाई से संबंधित ये प्लान था। इस प्लान की शुरुआत कब हुई थी? तो 14 जून 1985 को एक्शन प्लान की शुरुआत हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। किसने की थी? तो प्राइम मिनिस्टर उस समय राजीव गांधी थे। नेक्स्ट है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? गंगा जो कि भारत की सबसे लंबी नदी भी है और सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, इसीलिए इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। और कब किया गया? तो 4 नवंबर 2008 को गंगा राष्ट्रीय नदी के रूप में जानी जाने लगी, है ना। अगर गंगा की बात करें तो गंगा की कुल लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है। ये भी आपको याद रखना है। और गंगा कहाँ से निकलती है? तो गंगा निकलती नहीं है, क्योंकि गोमुख से भागीरथी निकलती है और सतोपन से अलकनंदा निकलती है। आगे जाके देवप्रयाग में ये मिलती हैं, तो यहीं से गंगा का निर्माण होता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, गंगा को प्रदूषण मुक्त कराने हेतु प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 2008 में गठित किया गया। गंगा को फिर से प्रदूषण से मुक्त करने के लिए 2008 में एक प्राधिकरण का यहाँ पर गठन किया जाता है, जिसका नाम था राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण। ये भी आपको याद रखना है। गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई है? तो 2008 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा व उसकी सहायक नदियों के प्रति युवाओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से 17 दिसंबर 2009 को हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ के लगभग 40,000 छात्र छात्राओं व अन्य द्वारा मुनिकी रेती से शुरू किया गया। देखिए फ्रेंड, 17 नवंबर 2009 को HNB के जो स्टूडेंट थे उनके द्वारा एक अभियान शुरू किया जाता है, जिसका नाम था स्पर्श गंगा अभियान। तो ये भी आपको याद रखना है। स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत कब की गई? तो 17 दिसंबर 2009 से, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत कब हुई है? तो 17 दिसंबर 2009 से। और किसने की है? HNB के स्टूडेंट ने की है। और कहाँ से ये शुरुआत हुई है? तो मुनिकी रेती जो टिहरी के अंदर या ऋषिकेश के अंदर है, तो वहीं से इन्होंने शुरुआत की है। इसलिए 17 दिसंबर को गंगा स्वच्छता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, स्पर्श गंगा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड में कौन है? जो गंगा को सफाई से लेकर गंगा के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो वो है हेमा मालिनी। तो हेमा मालिनी जो फिल्म अभिनेत्री हुई है ना, तो यही क्या है? स्पर्श गंगा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट है, गंगा स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने बताया है, गंगा स्वच्छता दिवस 17 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत हुई थी 17 दिसंबर 2009 को, है ना। तो इसीलिए ये पॉइंट आपको याद रखना है। गंगा स्वच्छता दिवस 17 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, गंगा को प्रदूषण मुक्त करने हेतु केंद्र द्वारा नमामि गंगे अभियान की शुरुआत की गई। केंद्र द्वारा यानी कि भारत सरकार द्वारा एक अभियान की शुरुआत की गई, जिसका नाम था नमामि गंगे अभियान। देखिए फ्रेंड, ये अभियान शुरू किया गया 7 जुलाई 2016 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 जुलाई 2016। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राज्य की भागीरथी, गंगा, अलकनंदा व मंदाकिनी नदियों को शामिल किया गया है। तो इनको किसमें शामिल किया गया है? तो नमामि गंगे योजना के तहत इन नदियों को शामिल किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, जो ये योजना है नमामि गंगे योजना, इसमें जो गंगा की सहायक नदियां हैं उसको शामिल किया गया है, जैसे कि भागीरथी है, अलकनंदा है, मंदाकिनी है ना। इन नदियों को नमामि गंगे योजना के तहत शामिल किया गया है, यानी कि इनकी भी स्वच्छता यहाँ पर रखी जाएगी, क्योंकि इन्हीं से गंगा का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, नमामि गंगे योजना में प्रदेश के 7 जिले। तो 7 जिले कौन कौन से हैं? चमोली है, उत्तरकाशी है, पौड़ी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार। वह 30 विकासखंड चयनित हैं, जबकि ग्राम पंचायतें कितनी चयनित हैं? तो ग्राम पंचायतों की बात करें तो 126 ग्राम पंचायतें इसमें सम्मिलित हैं।
देखिए फ्रेंड, कहने का अर्थ है जो नमामि गंगे योजना है, यानी कि जहाँ जहाँ से गंगा बहती है तो उतने जिलों को इसमें शामिल किया गया है। तो कहाँ कहाँ से बहती है, तो वो टोटल 7 जिले हैं, है ना। चमोली से अलकनंदा आती है, उत्तरकाशी से भागीरथी आती है, आगे जाके पौड़ी होते हुए टिहरी, और टिहरी से देहरादून जो ऋषिकेश वाला क्षेत्र है वहीं से वो हरिद्वार में निकल जाती है। इसलिए इन 7 जनपदों को इसमें शामिल किया गया है। इन 7 जनपदों के कितने विकास खंड हैं, तो 30 विकास खंड हैं। और ग्राम पंचायतें कितने हैं इसके अंडर, तो 126 हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के बद्रीनाथ, जोशीमठ, गोपेश्वर, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, गौचर, कीर्तिनगर, मुनिकीरेती, टिहरी, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, श्रीनगर, ऋषिकेश व हरिद्वार आदि जो 15 नगर शामिल हैं वो किस में शामिल है, तो नमामि गंगे योजना के तहत इनको शामिल किया गया है। जैसे अभी हमने पढ़ा है 126 ग्राम पंचायतें हैं, 30 विकास खंड हैं, 7 जिले हैं और 15 क्या है, नगर है। ये बड़े नगर हैं, तो 15 नगरों को इसमें शामिल किया गया है। साथ में इन नगरों की भी यहाँ पर साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा, है ना, ताकि गंगा को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। तो ये आपको याद रखना है। नमामि गंगे योजना के तहत जो जो पॉइंट दिए गए हैं वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमामि गंगे के तहत देश एवं प्रदेश का पहला हाइब्रिड एन्युटी एसटीपी यानी कि पीपीपी मॉडल के आधार पर, पीपीपी क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि आधा सरकार का आधा निजी होता है, दोनों का इसमें सहयोग होता है। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हरिद्वार में स्थित है। जो प्रदेश का पहला हाइब्रिड एन्युटी एसटीपी है वो हरिद्वार में स्थित है, यानी कि गंगा की सफाई से संबंधित ये मॉडल है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, नमामि गंगे योजना के तहत जैव विविधता पार्क बनाए जाएंगे। जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी पार्क हैं वो कहाँ पर बनाए जाएंगे, तो ऋषिकेश और देहरादून के अंदर जैव विविधता पार्क नमामि गंगे योजना के तहत बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है, नमामि गंगे कार्यक्रम का कार्यान्वयन प्राधिकरण है, यानी कि जो नमामि गंगे योजना कार्यक्रम है उसका जो संचालन है या कार्य है किस मिशन के तहत होगा, तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। तो गंगा को स्वच्छ रखने से संबंधित ये मिशन है। नेक्स्ट है, नमामि गंगे मिशन को अनुमोदित किया गया है। तो कब किया गया है, तो मार्च 2026 तक, यानी कि 2026 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि गंगा पूरी तरह स्वच्छ होगी, है ना। इसको बढ़ाया गया है 2026 तक पूरी तरह से साफ करने के लिए कहा गया है। आपको याद रखना है कब तक है, 7 जुलाई 2016 से लेकर 2026 तक। नेक्स्ट है, नमामि गंगे वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार राज्य में गंगा नदी की मुख्य धारा तथा सहायक नदियों पर गठित जिला गंगा समितियां हैं। यानी कि कहने का अर्थ है जो जिला गंगा समितियां हैं तो वो टोटल कितनी हैं, तो 7 एवं 6 समितियां हैं। सहायक नदियों पर तो 7 कमेटी बनाएगी और जिलों पर 6 कमेटी यहाँ पर बनाई गई हैं। इन कमेटियों के अनुसार रिपोर्ट तैयार की गई और बताया गया कि कितनी सफाई हुई, कितनी नहीं हुई है, कितना इसका लक्ष्य रखा जाएगा, कब तक ये साफ होगी। तो ये भी आपको याद रखना है कि कितनी समितियां बनी है, 7 और 6। नेक्स्ट है, नवंबर 2023 में पौड़ी गढ़वाल जिले का कोटद्वार शहर सम्मिलित किया गया है। तो पौड़ी गढ़वाल का जो कोटद्वार शहर है उसको भी नमामि गंगे योजना कार्यक्रम में शामिल किया गया है। पहले कोटद्वार नहीं था, बाद में कोटद्वार को भी शामिल किया गया है। देखिए फ्रेंड, कोटद्वार वैसे तो गंगा के किनारे नहीं है, कोटद्वार खो नदी के किनारे है जो आगे जाके गंगा में समाहित होती है, इसीलिए इस नदी को भी साफ रखना जरूरी है ना। कोटद्वार खो के किनारे है तो शहर को साफ रखना जरूरी है ताकि आगे जाके ये नदी गंगा को प्रदूषित ना करे। नेक्स्ट है, 7 नवंबर 2023 को गंगा पुस्तक परिक्रमा 2.0 आरंभ हुई। तो गंगा पुस्तक जो परिक्रमा है 2.0 कहाँ पर आरंभ हुई, तो गंगोत्री से आरंभ हुई है। कब हुई है, तो 7 नवंबर 2023 को। अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में जो सैन्य या खेल और पुरस्कार है उनसे संबंधित जो तथ्य परीक्षावाणी में दिए गए हैं और एग्जाम में देखने को मिलते हैं उनके बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले इसमें से हम पढ़ेंगे सैन्य के बारे में, यानी कि उत्तराखंड से संबंधित जो सेनाएं हैं, है ना, कुमाऊं रेजिमेंट है, गढ़वाल राइफल है, इस टाइप से जो भी सेनाएं हैं उनके बारे में पढ़ते हुए चलेंगे क्योंकि इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया है तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहला है, कुमाऊं क्षेत्र के लोगों से बनी जो हैदराबाद रेजिमेंट है उसको कुमाऊं रेजिमेंट कब नाम दिया गया। देखिए फ्रेंड, जो कुमाऊं रेजिमेंट है वैसे तो उसका गठन कब होता है, 27 अक्टूबर 1945 यानी कि 1945 को आगरा के अंदर। इससे पहले भी ये रेजिमेंट अस्तित्व में थी, परंतु ये किस में थी, तो ये हैदराबाद रेजिमेंट के नाम से ये जाने जाती थी। हैदराबाद के निजाम के यहाँ ये काम करते थे। बाद में इसी रेजिमेंट को कुमाऊं रेजिमेंट नाम दिया गया 27 अक्टूबर 1945 को।
तो आपको पहला पॉइंट ये याद रखना है, कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब किया गया, तो 27 अक्टूबर 1945 को आगरा के अंदर। अगला प्रश्न है, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से हटाकर रानीखेत यानी कि अल्मोड़ा में कब बनाया गया। तो जैसे मैंने बताया आगरा में इसका गठन हुआ और 3 साल बाद मई 1948 को इसको आगरा से हटाकर रानीखेत स्थापित किया जाता है, रानीखेत जो कि अल्मोड़ा में है। तो अब कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ है, रानीखेत में स्थित है। कब बनाया गया रानीखेत में, तो 1948 के अंदर, जबकि 1945 में स्थापना होती है। नेक्स्ट है, सेना अध्यक्ष जनरल SM श्रीनागेश, जनरल KS थिमैया व जनरल TN रैना थे, ये किससे संबंधित थे, तो ये कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित सोल्जर थे, है ना, और भारतीय सेना के चीफ भी रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ये कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित व्यक्ति हैं। अगला पॉइंट है, 1947 में जो भारत पाक युद्ध हुआ था उसमें कश्मीर हवाई अड्डे की रक्षा करने वाले व मरणोपरांत परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा थे। तो ये भी किससे थे, ये भी 4th कुमाऊं रेजिमेंट से थे। कौन थे, तो मेजर सोमनाथ शर्मा। मरने के बाद या मरणोपरांत ये पहले व्यक्ति थे जिनको परमवीर चक्र दिया गया। वैसे तो परमवीर चक्र मरणोपरांत ही दिया जाता है ना, तो परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले भी ये पहले व्यक्ति थे। और किस युद्ध से संबंधित थे, ये भारत पाक युद्ध से संबंधित थे और 1947 में ये शहीद हुए थे। ये भी आपको याद रखना है। मेजर सोमनाथ शर्मा कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित थे। कौन सी कुमाऊं, तो 4th कुमाऊं। नेक्स्ट है, 1962 के भारत चीन युद्ध में लद्दाख में मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में चीनियों से कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिकों ने जबरदस्त लोहा लिया। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत दिया गया। इनको भी मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया। परमवीर चक्र युद्ध में वीरगति प्राप्त करने के बाद ही दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो परमवीर चक्र मेजर शैतान सिंह को कब दिया गया, तो 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान लद्दाख में ये शहीद हुए थे, उसी के बाद दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं रेजिमेंट के किन बटालियनों को भारतीय सेना में वीरों में से वीर यानी कि वीरों का वीर कहा जाता है, तो ये कहा जाता है 13वीं और 15वीं बटालियन। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुमाऊं रेजिमेंट की किन बटालियनों को भारतीय सेना में वीरों का वीर कहते हैं, तो 13वीं और 15वीं। अगला प्रश्न है, गोरखा रेजिमेंट के दूसरी बटालियन में से 5 मई 1887 को अल्मोड़ा में गढ़वाली सैनिकों को लेकर तीसरी कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कर लैंसडाउन पौड़ी में छावनी बनाने का कार्य सौंपा गया। तो लैंसडाउन को छावनी कब बनाया गया, तो 4 नवंबर 1887 को। देखिए बड़े, यहाँ पर कहने का अर्थ है कि जो गोरखा रेजिमेंट थी उसकी जो दूसरी बटालियन थी उसमें से 5 मई 1887 को क्या होता है, अल्मोड़ा के अंदर जो गढ़वाली सैनिक है उनको लेकर जो तीसरी रेजिमेंट का गठन किया जाता है और उन्हीं के लिए लैंसडाउन पौड़ी के अंदर एक छावनी बनाने का कार्य कब किया जाता है, तो 4 नवंबर 1887। जो ये गोरखा रेजिमेंट की तीसरी बटालियन थी यही आगे जाके गढ़वाल राइफल के नाम से जानी गई, है ना। गढ़वाल राइफल का गठन कब किया गया, तो ये भी आपको याद रखना है, 4 नवंबर 1887 को। और कहाँ पर किया जाता है, तो रानीखेत में किया जाता है। रानीखेत कहाँ है, अल्मोड़ा में स्थित है, ये भी याद रखना है। जबकि गढ़वाल राइफल का मुख्यालय कहाँ है, तो लैंसडाउन में स्थित है, छावनी वही है, लैंसडाउन में स्थित है। और कुमाऊनी रेजिमेंट का मुख्यालय तो रानीखेत में स्थित है। अगला प्रश्न है, 1891 में 39वीं गढ़वाली रेजिमेंट ऑफ बंगाल इन्फेंट्री का गठन किया गया। 1892 में इसका नाम कर दिया गया, तो इसका नाम हुआ प्रथम बटालियन 39 गढ़वाल राइफल। तो प्रथम बटालियन 39 गढ़वाल राइफल का गठन कब किया गया, 1891 के अंदर किया गया। बाद में क्या होता है, 1921 के अंदर प्रथम बटालियन 39 गढ़वाल राइफल को रॉयल खिताब दिया जाता है और इसका नाम क्या किया जाता है, तो 39वीं रॉयल गढ़वाल राइफल या रेजिमेंट। देखिए फ्रेंड, ये भी आपको याद रखना है, गढ़वाल राइफल को रॉयल गढ़वाल राइफल का खिताब कब दिया गया, तो 1921 के अंदर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, गढ़वाल रेजिमेंट का युद्ध घोष क्या है, तो गढ़वाल रेजिमेंट का युद्ध घोष है जय बद्री विशाल। जैसे कि कुमाऊं रेजिमेंट का जो युद्ध घोष है वो क्या है, कालिंका माता की जय, है ना, कालिंका माता की जय। अगला पॉइंट है, स्वतंत्रता के बाद रॉयल गढ़वाल राइफल का नाम हो गया। तो स्वतंत्रता के बाद रॉयल गढ़वाल राइफल का नाम क्या हो गया, तो गढ़वाल रेजिमेंट या सिर्फ गढ़वाल राइफल हो गया है। 1921 में इन्हें रॉयल गढ़वाल का खिताब दिया गया था। देखिए फ्रेंड, आपको याद रखना है, 1887 के अंदर गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना या गढ़वाल राइफल की स्थापना कहाँ पर होती है, रानीखेत अल्मोड़ा के अंदर होती है, जो कि गोरखा रेजिमेंट की तीसरी बटालियन से होती है ना। बाद ही में नवंबर 1887 के अंदर इसको कहाँ पर शिफ्ट किया जाता है, तो लैंसडाउन छावनी में शिफ्ट किया जाता है और इसका मुख्यालय भी लैंसडाउन में बनाया जाता है।
जबकि कुमाऊनी रेजिमेंट का गठन मैंने बताया है 1945 में आगरा में होता है और 1948 के अंदर रानीखेत के अंदर इसको स्थापित किया जाता है या फिर इसका मुख्यालय रानीखेत लाया जाता है। दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में खान अब्दुल गफ्फर खान के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे सत्याग्रहियों पर वीरचंद सिंह गढ़वाली, जिनका जन्म 24 दिसंबर 1891 को रेणोसेरा गांव पौड़ी में हुआ था, के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल के सैनिकों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप वीरचंद सिंह को जेल में रहना पड़ा। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो बात हो रही है ये किसकी हो रही है, पेशावर कांड की। तो पेशावर कांड होता है 23 अप्रैल 1930 को। कहाँ पर होता है? पेशावर में होता है। पेशावर जो कि पाकिस्तान के अंदर है। वहाँ पर जो आंदोलन कर रहे हैं नेतृत्व करता है खान अब्दुल गफ्फर खान, और जो ये प्रदर्शन कर रहे थे तो अंग्रेज कमांडर इन पर गोली चलाने का आदेश देता है, जिसको वीरचंद सिंह गढ़वाली मना करते हैं क्योंकि ये निहत्थे थे, इसलिए ये कहते हैं कि हम निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोलियां नहीं चलाएंगे। जिसके एवज में इनको सेना से बर्खास्त किया जाता है और इसके बदले में इन्हें जेल होती है। तो जेल कितने दिन की होती है? तो 11 वर्ष 3 माह 18 दिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। और 24 दिसंबर 1891 को इनका जन्म होता है पौड़ी के रेणीसेरा में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता? देखिए फ्रेंड, ये एक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट दिया गया था महात्मा गांधी की ओर से जब इन्होंने अहिंसा की नीति अपनाई और निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से मना किया था। यानी कि जो 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड हुआ, उसको देखते हुए महात्मा गांधी ने कहा है कि जो आपने अहिंसा की नीति अपनाई है तो मुझे एक गढ़वाली और मिल जाता तो भारत कब का स्वतंत्र हो जाता। देखिए फ्रेंड, इसी 23 अप्रैल को जो मोतीलाल नेहरू हैं, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के पिता हैं मोतीलाल नेहरू, इन्होंने 23 अप्रैल को गढ़वाल दिवस मनाने की भी घोषणा की है। तो ये भी आपको याद रखना है, गढ़वाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को। अगला पॉइंट है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रथम गढ़वाल राइफल के नायक दरबान सिंह नेगी की वीरता पर 1914 में उन्हें दिया गया। देखिए फ्रेंड, जो दरबान सिंह नेगी हैं ये गढ़वाल राइफल से संबंधित थे और प्रथम विश्व युद्ध में इनकी जो ड्यूटी थी कहाँ पर थी? तो ये फ्रांस के फ्रैंकफर्ट में तैनात थे। फ्रैंकफर्ट 1914 में इनकी वीरता को देखकर जो ब्रिटिश सरकार है या फिर ब्रिटिश आर्मी है वो विक्टोरिया क्रॉस से इन्हें सम्मानित करती है, जो कि उस समय का सबसे बड़ा पुरस्कार हुआ करता था सेना के अंदर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले पहले उत्तराखंडी कौन थे? दरबान सिंह नेगी जी थे, जिन्होंने 1914 यह पुरस्कार जीता था। और कहाँ से संबंधित हैं? तो चमोली जिले से ये संबंधित थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही द्वितीय गढ़वाल राइफल के राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी, जिनका जन्म चंबा टिहरी में हुआ था, को उनकी वीरता पर 1915 में दिया गया। देखिए मैम, ठीक इसी समय एक सैनिक और हुए थे जिनका नाम था गब्बर सिंह नेगी। तो ये भी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के न्यू चैपल में तैनात थे। न्यू चैपल ये जगह इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछी गई जगह है, यही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये फ्रांस के न्यू चैपल में तैनात थे, जहाँ पर ये शहीद हो जाते हैं और मृत्यु के बाद या फिर वीरगति को जब प्राप्त होते हैं तो उसके बाद इन्हें 1915 में विक्टोरिया क्रॉस ब्रिटिश सरकार की ओर से दिया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मरणोपरांत पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया? तो वो कौन थे? गब्बर सिंह नेगी जी थे, जो कि चंबा टिहरी से संबंधित है। और 1925 में चंबा टिहरी के अंदर इनका स्मारक भी बनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 1971 में भारत पाक युद्ध में गढ़वाल राइफल के कैप्टन सीएन सिंह को उनकी वीरता के लिए प्रदान किया गया था। जो गढ़वाल राइफल के कैप्टन थे सीएन सिंह, इन्होंने जो वीरता दिखाई है 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान दिखाई है, तो इनकी वीरता के लिए इन्हें महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। तो कैप्टन सीएन सिंह को कौन सा अवार्ड दिया गया? तो महावीर चक्र 1971 में भारत पाक युद्ध के समय। नेक्स्ट है, 17वीं सदी में गढ़वाल के राजा महिपति शाह के प्रमुख सेनापति माधव सिंह भंडारी को किस उपनाम से जाना जाता है? देखिए फ्रेंड्स, पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना है, महिपति शाह के सेनापति कौन थे? तो माधव सिंह भंडारी जी थे। ये एक वीरवान सैनिक हुए हैं। इनके जो टागर हैं वो आज भी प्रचलित हैं, इनके सम्मान में गाए जाते हैं। तो इनको गर्वभंजक के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हमने पिछली क्लासों में या टेस्ट सीरीज में भी बताया था, गर्वभंजक इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने अपनी ही पत्नी का पुत्र यानी कि अपना ही पुत्र बलि चढ़ा लिया था और अपनी पत्नी की जो कोख है वो सूनी कर दी थी, जिस कारण गर्वभंजक इनको कहा गया। अपनी पत्नी का जो गर्व है वो सूना कर दिया था, गर्वभंजक के नाम से इनको जानते हैं।
जबकि जो महिपति शाह है इनको गर्वभंजन के नाम से जाना जाता है, गर्वभंजन, क्योंकि एक वीरवान राजा हुए हैं, महान शासक हुए हैं, जिन्होंने कई युद्ध लड़े हैं और कई लोगों को युद्ध में पराजित किया है, उनकी मृत्यु का कारण भी बने, इस कारण इनको गर्वभंजन कहते हैं, दूसरे के गर्व का भंजन करना या फिर समाप्त करना, इसलिए इनको गर्वभंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिपिन चंद्र जोशी थल सेना के अध्यक्ष रहे। देखिए फ्रेंड, जो बिपिन चंद्र जोशी है वो थल सेना के अध्यक्ष रहे हैं और कुमाऊं से संबंधित हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो 1993 से 94 के मध्य लगभग 1 साल के लिए ये सेना के अध्यक्ष भी रहे हैं, थल सेना के अध्यक्ष यानी कि आर्मी चीफ रहे हैं। और कहाँ से संबंधित थे, तो कुमाऊं से संबंधित थे। नेक्स्ट है, राज्य में कुल सैन्य छावनियाँ परिषद हैं, यानी कि जो कैंटोनमेंट बोर्ड हैं या फिर सैन्य छावनियाँ हैं वो कितनी हैं, तो 9 सैन्य छावनियाँ हैं, जिसमें से अल्मोड़ा है, देहरादून है, रुड़की है, इसी के साथ साथ क्लेमेंट टाउन जो देहरादून के अंदर है, रानीखेत है, चकराता है, लैंसडाउन है, नैनीताल है। तो इस टाइप से 9 सैन्य छावनियाँ हैं, ये आपको याद होनी चाहिए किसकी स्थापना कब हुई है। अगला क्वेश्चन है, 1853 में स्थापित रुड़की छावनी में भारतीय सेना का प्रतिष्ठित संस्थान स्थित है। तो रुड़की जो छावनी है उसकी स्थापना होती है 1853 के अंदर, उसमें भारतीय सेना का एक प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट है या संस्थान है, वो कौन सा है, तो बंगाल सेपर्स एवं माइनर्स ग्रुप एवं सेंटर। तो इसकी स्थापना कब होती है, 1853 के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिपिन टॉप स्थित है। तो टिपिन टॉप कहाँ पर है, तो लैंसडाउन छावनी में टिपिन टॉप स्थित है, जबकि टिपिन टॉप सिर्फ ऐसा है, डैश नहीं है बीच में, तो ये नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून स्थित भारतीय सैन्य एकेडमी यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो IMA है, IMA की स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को किसने की थी या किसके द्वारा की गई। ये की गई है मार्शल सर फिलिप चैडवुड द्वारा की गई है, ये भी आपको याद रखना है। जो चैडवुड इमारत है कहाँ पर स्थित है, तो IMA के अंदर स्थित है। IMA का जो बिल्डिंग है तो इन्हीं के नाम पर बनाई गई है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे राज्य में जो खेल खिलाड़ी हैं या स्पोर्ट्समैन हैं उनके बारे में पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि राज्य में जो खेलों से संबंधित व्यक्ति हैं उनके बारे में भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसमें पहला पॉइंट है, राज्य में खेल नीति की घोषणा कब की गई, यानी कि जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है पहली बार कब घोषित की गई, तो 16 जनवरी 2006 को राज्य सरकार द्वारा खेल नीति की घोषणा की गई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, राज्य में नई खेल नीति की घोषणा कैबिनेट द्वारा कब की गई या कैबिनेट द्वारा नई खेल नीति को कब मंजूरी दी गई, तो 2021 में नई खेल नीति जारी की गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दूसरी खेल नीति उत्तराखंड के अंदर घोषित की गई थी 2021 में। अगला प्रश्न है, देहरादून में खेल एकेडमी की स्थापना। तो देहरादून में खेल एकेडमी की स्थापना की अगर बात करें तो वर्ष 2001 में देहरादून में खेल एकेडमी की स्थापना होती है। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय प्रस्तावित है, यानी कि जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर बनाई जाएगी, प्रस्तावित है, अभी बन रही है, तो हल्द्वानी नैनीताल के अंदर ये बनाई जाएगी, जो राज्य की प्रथम खेल यूनिवर्सिटी होगी। अगला प्रश्न है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जिसकी स्थापना 1965 के अंदर होती है 14 नवंबर को, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो उत्तरकाशी जिले में स्थित है, यानी कि NIM नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है ना, 14 नवंबर 1965 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनीताल पर्वतारोहण क्लब की स्थापना या फिर नैनीताल पर्वतारोहण क्लब कहाँ पर स्थित है, तो नैनीताल पर्वतारोहण क्लब नैनीताल में है और इसकी स्थापना होती है 1968 के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। अगला है, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है, तो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून के अंदर स्थित है और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1993 में इसकी स्थापना देहरादून में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज। तो हरि सिंह थापा सभी लोग जानते हैं, मुक्केबाजी से संबंधित हैं और ओलंपिक में इन्होंने मेडल भी जीते हैं, एशियन गेम्स में मेडल जीते हैं। इनके नाम पर स्पोर्ट्स कॉलेज है, तो लेलू एक जगह है पिथौरागढ़ के अंदर, तो यहीं पर ये स्थित है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की अगर बात करें तो ये रायपुर देहरादून के अंदर स्थित है। इसकी स्थापना कब होती है, तो 2016 को इस स्टेडियम का उद्घाटन मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा किया जाता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उत्तराखंड के अंदर पहला स्टेडियम है और ये किससे संबंधित स्टेडियम है, क्रिकेट से संबंधित स्टेडियम है। अगला है, जल क्रीड़ा एवं साहसिक खेल एकेडमी जिसकी स्थापना 2014 के अंदर होती है, ये कहाँ पर स्थित है, तो जल क्रीड़ा और साहसिक खेल एकेडमी के लिए कोटी टिहरी को जाना जाता है, टिहरी के अंदर एक जगह है कोटी, तो वहीं पर ये एकेडमी स्थित है। अगला है, देहरादून फुटबॉल एकेडमी यानी कि DFA। देखिए फ्रेंड, एक तो हमने पढ़ा था देहरादून में खेल एकेडमी, तो वो 2001 की है,
और ये कह रहा है देहरादून फुटबॉल एकेडमी DFA की स्थापना होती है नेहरू ग्राम देहरादून के अंदर और कब होती है 2015 में। तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों आपको याद रखना है। अगला है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम, जिसकी स्थापना कब होती है 18 दिसंबर 2016 को होती है। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, तो हल्द्वानी के अंदर नैनीताल में स्थित है। और इसका उद्घाटन भी कौन करते हैं, मुख्यमंत्री हरीश रावत जी यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एक क्रिकेट मैदान, फुटबॉल मैदान, हॉकी मैदान, बैडमिंटन कोर्ट, लॉन टेनिस, बॉक्सिंग रिंग, स्विमिंग पूल और दौड़ ट्रैक, ये कहाँ पर स्थित हैं ये सारे, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम जो हल्द्वानी के अंदर है, तो वहीं पर ये सारे स्टेडियम स्थित है। जिसका उद्घाटन कब होता है या कब ये बनाया जाता है, 2016 को, है ना, ये बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 फुटबॉल मैदान, 3 क्रिकेट मैदान, 3 स्क्वैश पूल, 3 बास्केटबॉल कोर्ट, 1 जिम्नास्टिक सेंटर, ये कहाँ पर स्थित हैं, तो ये सारे RIMC यानी कि इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून के अंदर है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC, तो उसी के अंदर ये स्थित है। अगर हम बात करें कि जो एशिया का सर्वाधिक ऊंचा स्टेडियम है वो कौन सा है, तो रांची स्टेडियम पौड़ी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुटबॉलर राम बहादुर छेत्री को किस नाम से जाना जाता है, तो राम बहादुर छेत्री फुटबॉल के नाम से प्रसिद्ध है ना, फुटबॉलर हुए हैं। तो चाइना वॉल ऑफ इंडिया के नाम से राम बहादुर छेत्री को जाना जाता है। तो वहीं अगर फुटबॉलर त्रिलोक सिंह बसेड़ा की बात करें तो इनको किस नाम से जाना जाता है, तो इनको आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, लोहे की दीवार के नाम से इनको जाना जाता है। अगला है राज्य के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक रहे हैं, यानी कि जो वेट लिफ्टिंग से संबंधित व्यक्ति हैं और इंटरनेशनल जिन्होंने खेला है, तो वो राज्य के प्रथम कौन है, तो KC सिंह बाबा जी हैं, जो कि उधम सिंह नगर जिले से संबंधित है, KC सिंह बाबा। अगला प्रश्न है राज्य में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब हुआ है, तो राज्य में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 3 से 7 जून 2018 को देहरादून का जो रायपुर क्रिकेट स्टेडियम है वहीं पर ये खेला गया था। और किन के मध्य ये खेला गया था, तो अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मध्य पहला इंटरनेशनल मैच देहरादून के अंदर खेला गया था। नेक्स्ट है क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी मूल रूप से कहाँ के हैं। अगर महेंद्र सिंह धोनी के पैतृक गांव की बात करें तो लवाली गांव अल्मोड़ा के ये रहने वाले हैं और वर्तमान में वो रांची शहर झारखंड के अंदर रहते हैं, है ना। अगला है क्रिकेटर मनीष पंत, तो मनीष पंत किस जिले से संबंधित हैं, तो हरिद्वार जिले से संबंधित हैं। मनीष पंत आप लोगों ने देखे होंगे, भारतीय क्रिकेट के एक सितारे हैं। अगला है हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया, तो हॉकी खिलाड़ी जो वंदना कटारिया जी हैं जिनको हैट्रिक गर्ल के नाम से जाना जाता है, हैट्रिक गर्ल, क्योंकि इन्होंने ओलंपिक में लगातार 3 गोल दागे थे हॉकी में, इसलिए इनको हैट्रिक गर्ल के नाम से जाना जाता है और ये हरिद्वार जनपद से संबंधित है। अगला है सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल मास्टर जो शतरंज में बने हैं वो कौन बने हैं, यानी कि राज्य से संबंधित व्यक्ति हैं ये, तो परिमार्जन नेगी जी हैं, जो कि चमोली जिले से संबंधित हैं और सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर शतरंज में ये बने थे। अगला प्रश्न है राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय साहसिक खेल कौन सा है, तो लोकप्रिय साहसिक खेल की अगर बात करें तो ये स्कीइंग है, जिसके लिए औली चमोली जाना जाता है ना। बर्फ़ में जो स्कीइंग करते हैं देश विदेश से लोग आते हैं, सर्दियों में जब 6 महीने बर्फ़ पड़ती है तो औली इसके लिए फेमस है। तो औली के बारे में हमने पहले भी पढ़ाया था और जो जिला सीरीज है उस चमोली जनपद में औली के बारे में पढ़ाया था, स्कीइंग क्या होता है ये सब हमने बताया था। नेक्स्ट है पिथौरागढ़ की जो रीना कौशल धर्मसत्तू हैं, इन्होंने 2009 में दक्षिणी ध्रुव पर स्कीइंग के माध्यम से पहुंची हैं। तो कितने दिन में ये दक्षिणी ध्रुव पर, यानी कि ये धरती है इसका जो साउथ पोल है यहाँ से ये गई है, साउथ पोल पर गई हैं, तो 40 दिन में ये स्कीइंग के माध्यम से पहुंची है। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली उत्तराखंड की पहली महिला है। नेक्स्ट है देश की प्रथम महिला के रूप में बचेंद्री पाल ने एवरेस्ट फतेह किया, देश की पहली महिला है जिन्होंने एवरेस्ट फतेह किया है। तो 24 मई 1984 को ये एवरेस्ट पर चढ़ी है। देखिए फ्रेंड, जो बचेंद्री पाल हैं उत्तरकाशी जिले के नाकुरी गांव से संबंधित हैं, नाकुरी गांव। इनके जन्म की बात करें तो 1954 में इनका जन्म होता है, 24 मई को ही होता है और उसी दिन यानी कि 24 मई को 1984 को ये चढ़ती हैं एवरेस्ट के ऊपर और भारत की पहली महिला का खिताब ये जीतती है जो एवरेस्ट पर चढ़ी है। पर्वतारोहण से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है उत्तराखंड के लिए, इंपॉर्टेंट महिला है। नेक्स्ट है राज्य में पहला शीतकालीन सैफ खेल का आयोजन हुआ। जो शीतकालीन सैफ खेल हुए हैं यानी कि विंटर जो सैफ खेल होते हैं वो कहाँ पर हुए थे, तो 10 से 16 जनवरी 2011 के अंदर औली और देहरादून में ये खेले गए थे। औली जैसे मैंने बताया किसके लिए है, तो स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर हमेशा या हर साल होते हैं शीतकालीन
जो सैफ खेल है ना, 1987 से औली में सैफ खेलों की शुरुआत होती है। ये हमने जिला सीरीज में पढ़ाया था। नेक्स्ट है 2013 से शुरू राज्य खेल पुरस्कारों में उत्तराखंड की जगह देवभूमि शब्द कब जोड़ा गया। देखिए फ्रेंड, 2013 में राज्य खेल पुरस्कारों की शुरुआत होती है, तो बाद में क्या किया गया, जो राज्य खेल पुरस्कार है तो उसमें एक शब्द और ऐड किया गया, देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार। तो ये कब जोड़ा गया, तो 2015 में जोड़ा गया, यानी कि खेल पुरस्कार शुरुआत के 2 साल बाद देवभूमि इसमें जोड़ा गया। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य खेल पुरस्कार दिए जाते हैं तो किस अवसर पर ये दिए जाते हैं, तो प्रायः राज्य स्थापना दिवस पर दिए जाते हैं, यानी कि 9 नवंबर को ये दिए जाते हैं। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन होता है, जो कि देश का 27वां राज्य है। अगला है, हाल ही में 37वें जो राष्ट्रीय खेल है उसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो वर्ष 2023 में जो 37वें राष्ट्रीय खेल हुए थे वो गोवा के अंदर हुए थे, नवंबर 2023 में। देखिए फ्रेंड, जो 36वें हुए थे वो गुजरात के अंदर हुए थे, ये भी आपको याद रखना है, गुजरात के अंदर हुए थे। और 37वें कहाँ पर हुए थे, नवंबर 2023 में गोवा के अंदर। और जो 37वें राष्ट्रीय खेल है गोवा के अंदर, उत्तराखंड ने उसमें कुल कितने पदक जीते थे, तो 17 पदक जीते हैं, जिसमें उत्तराखंड का 23वां स्थान रहा था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि 38वें नंबर के उत्तराखंड के अंदर हुए हैं, तो 37 और 38 दोनों कंपेयर करके एग्जाम में आ सकते हैं, तो दोनों के पदक आपको याद रखने हैं। अगला है, उत्तराखंड में जो 38वें राष्ट्रीय खेल है वो कब संपन्न हुए, तो ये आप लोगों ने करंट का क्वेश्चन पढ़ा भी होगा, या हाल ही में ये संपन्न हुए हैं 2025 के अंदर। 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के मध्य ये संपन्न हुए थे, ये भी आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड, अगर इन खेलों की बात करें उत्तराखंड के अंदर, तो इसमें टोटल 38वें राष्ट्रीय खेल में टोटल 34 खेल प्रतियोगिताएं यहाँ पर रखी गई थी, है ना। और ये कितने शहरों में आयोजित की गई थी, तो 7 शहरों में ये उत्तराखंड के आयोजित की गई थी, जिसमें से देहरादून था, हल्द्वानी था, हरिद्वार था, कूलर भुज जो कि उधम सिंह नगर में है, ऋषिकेश है, नैनीताल है, रुद्रपुर उधम सिंह नगर में ये आयोजित किए गए थे। तो ये आपको याद रखना है, टोटल 34 खेल प्रतियोगिताएं इसमें खेली गई और उत्तराखंड के 7 शहरों में ये आयोजित किए गए। कब से कब तक, तो 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के मध्य ये खेले गए थे। इसमें उत्तराखंड की अगर स्थान की बात करें तो उत्तराखंड ने इसमें 7वां स्थान प्राप्त किया है, जबकि पहले की बात करें तो सर्विसेज ने पहला स्थान प्राप्त किया है। और राज्यों में बात करें तो महाराष्ट्र ने इसमें राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है और सबसे ज़्यादा पदक भी जीते हैं, है ना। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड ने टोटल कितने पदक जीते हैं, तो इसमें 24 तो गोल्ड मेडल थे, 35 इसमें रजत पदक थे और 44 इसमें कांस्य पदक थे। ये भी आपको याद रखना है, गोल्ड कितने थे 24, 35 क्या थे रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल थे, और 44 क्या थे कांस्य पदक उत्तराखंड ने इसमें जीते थे। यानी कि टोटल उत्तराखंड ने 103 पदक इसमें जीते थे और 7वां स्थान उत्तराखंड का रहा था, जो अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन उत्तराखंड का रहा है। देखिए फ्रेंड, आपके लिए एक क्वेश्चन है, महाराष्ट्र ने इसमें कुल कितने गोल्ड, कितने सिल्वर और कितने कांस्य पदक जीते हैं, ये आप लोगों ने कमेंट करना है। तो फ्रेंड्स, ये थे इस टॉपिक के यहाँ पर क्वेश्चन जो हमने पढ़े हैं और इनको समझने की कोशिश की है। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप शौर्य एकेडमी पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।